हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। DRB चैनल में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन है। आपका चैनल, अपना चैनल, जैसा कि हमने इतिहास का ताम्र पाषाण काल का टॉपिक सूक्ष्म रूप से तय किया है, तो स्टूडेंट्स की जो जिज्ञासा जगी कि सर और आगे का टॉपिक लोड करते चलें, तो इस कड़ी में ताम्रपाषाण काल के पश्चात हम कांस्य युगीन सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता या सरस्वती सभ्यता या प्रथम नगरीय सभ्यता का सूत्रपात करने जा रहे हैं। मित्रों, इस सिंधु घाटी की सभ्यता का अध्ययन करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे कि ये सभ्यता संस्कृति, दो शब्द हैं, सभ्यता और संस्कृति। आमतौर पर बोलचाल में लोग प्रयोग करते रहते हैं, परंतु विचारणीय बिंदु यह है कि सभ्यता व्हाट इज सिविलाइजेशन एंड संस्कृति व्हाट इज कल्चर। सभ्यता को अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं और संस्कृति को कल्चर कहते हैं। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? सभ्यता किसे कहेंगे, संस्कृति किसे कहेंगे, यह बात स्पष्ट कर लेना आवश्यक होगा मित्रों। तो देखें, अब सभ्यता किसे कहेंगे और संस्कृति किसे कहेंगे, तो ध्यान से देखें, इसको डिफाइन किया जा रहा है। सभ्यता व्हाट वी हैव दैट इज सिविलाइजेशन and what we are that is culture। सभ्यता का मतलब हुआ कि what we have, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, अर्थात मानव ने जो कुछ भी बनाया है, एवरीथिंग हु मेड बाय मैन दैट इज सिविलाइजेशन। जो भी चीजें मानव कृत हैं, मानव ने बनाया है, विकास किया है, डेवलप किया है, वो सभ्यता है। एंड कराइड संस्कृति, कल्चर क्या है, तो व्हाट वी आर, हम क्या हैं, हम क्या हैं, ये संस्कृति है। अर्थात हमारे रहन सहन, संस्कार, आतिथ्य, सेवा भाव, सत्कार, दीनहीन की मदद करना, परोपकार, पुरुषार्थ, परमार्थ, ये जो हमारे इंटरनल टर्म्स हैं, जो हमारे संस्कार हैं, ये हमारी संस्कृति कहलाती है, हमारे रहन सहन। तो सभ्यता और संस्कृति में डिफरेंट समझ गए होंगे मित्रों। सभ्यता से तात्पर्य होता है कि मानव ने जो विकास किया है, जो कुछ भी बनाया है, वो सभ्यता है। जो उसके पास है, फर्नीचर है, गाड़ी है, बंगला है, एवरीथिंग हु मेड बाय मैन दैट इज सिविलाइजेशन। एंड व्हाट वी आर, हम हैं क्या, हमारी क्या रहन सहन है, संस्कार है, इंटरनल जो होता है वो संस्कृति है, कल्चर है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना आवश्यक होगा मित्रों। दूसरी बात यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सभ्यताओं का विकास पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ की प्राचीनतम जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से जानी जाती है। इसके समकालीन
मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जिसमें सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया, कैंडिया 4 सभ्यताएं आती हैं। तत्पश्चात मिस्र की सभ्यता है, इसके पश्चात ग्रीक सभ्यता है। तो जितनी भी समकालीन सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के समकालीन सारी सभ्यताओं का विकास अगर हम थोड़ा सा गहराई से विचार करके देखें तो नदी तटों पर ही हुआ है। किसी न किसी नदी तटों पर ही इन सभ्यताओं का विकास हुआ है। क्वेश्चन बना देता है मित्रों कभी कभी। अब आप जैसे मिस्र की सभ्यता देख लें, नील नदी के तट पर है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को देख लें, जिसमें 4 सभ्यताएं डेवलप हुई हैं, वो दजला फरात नदी तटों पर हुई हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को देख लें, ये सिंधु नदी के तट पर हुई है। तो ये प्रश्न बन जाता है कि ये सभ्यताओं का जो विकास हुआ, सभ्यताओं का उद्भव और विकास ये नदी तटों पर ही क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन? तो पॉइंट यहां ये बनता है कि नदी तटों पर विकास होने का जो मूल कारण है, वो सबसे पहली चीज तो जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। मानव ने अपनी प्यास मिटाने के लिए जल की खोज में नदी तटों पर गया। दूसरा कारण, नदी तट के आसपास का क्षेत्र जो होता है वो लगभग जंगली सा होता है, जिसमें पेड़, वृक्ष, जंगली जानवर छोटे बड़े रहते हैं, जिसका मानव ने आसानी से शिकार किया होगा। वृक्षों से कंदमूल फल खाया होगा, अर्थात उसको भोजन की भी व्यवस्था हो जाती थी। तीसरी चीज, जैसे जैसे मानव का मानसिक रूप से विकास होता गया होगा, वो यातायात के रूप में जलमार्ग का सहारा लिया। क्योंकि आज भी हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो यातायात के बिजनेस डेवलपमेंट में तरफ अगर हम ध्यान दें तो जल मार्ग का ही सहारा लिया जाता है। तो प्राचीन काल में भी जल मार्ग के द्वारा ही यातायात का माध्यम हुआ करता था। ज़्यादातर व्यापार व्यवसाय के लिए जल मार्ग का सहारा लिया जाता था। तो उपरोक्त ये समान कारण बनते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को देखें, सिंधु नदी के आसपास, या जितनी भी सभ्यताओं को देखें वो नदी तटों पर ही विकसित हुई। वर्तमान में भी हम अगर देखें तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या हमारे देश में ही जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, वो सब या तो समुद्र के तट पर अक्सर या नदियों के किनारों पर ही स्थित हैं। तो उसका प्रमुख कारण यही बन जाता है कि जल की प्राप्ति हो जाती है। यातायात के साधन के रूप में जलमार्ग का विकास होता था। क्योंकि जब मानव आगे चल करके डेवलप करेगा, कृषि करेगा तो क्या होगा? अधिशेष उत्पादन होगा। अधिशेष उत्पादन से तात्पर्य है कि खाने के अतिरिक्त भोजन, साल भर का भोजन खाने के अतिरिक्त उसको जो एक्स्ट्रा पैदावार हो जाती थी वो अधिशेष, इकोनॉमिक्स की भाषा में अधिशेष उत्पादन है। तो अधिशेष उत्पादन को क्या करेगा? व्यापार व्यवसाय करेगा, उसको बिक्री के लिए ले जाएगा, उससे धनार्जन करेगा। तो कैसे जाएगा? वो जलमार्ग के द्वारा नौका में अपने सामग्रियों को लाद करके एक जगह से दूसरी जगह जाता था और अपने सामग्रियों को बेचता था, वहां से कुछ सामग्रियां लाता था, तो जलमार्ग का सहारा लेता था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सभ्यताओं का जो विकास हुआ वो सबसे पहले नदी तटों पर ही हुआ। उसका मूल कारण यही परिलक्षित होता है। अब हम लोग चर्चा करेंगे, दूसरी चर्चा करेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, इसको सरस्वती सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, और इसको प्रथम नगरीकरण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि 1921 के पहले हमारे यहाँ की ऐसी परंपरा मान्यता थी कि हमारी जो प्राचीनतम सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो वैदिक सभ्यता है। किंतु जब 1922 में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो की खोज हो गई, उत्खनन हो गया, और वहां से प्राप्त पूरा सामग्रियों का अध्ययन किया गया, तो यह पता चला कि यह सभ्यता तकरीबन, चूंकि कार्बन डेटिंग जो कहती है 2350 ईसा पूर्व के आसपास चूंकि की सामग्रियां यहां पाई गई हैं, जबकि हमारी वैदिक सभ्यता
1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होती है, तो निश्चित रूप से ये मामला क्लियर हुआ कि नहीं, हमारे यहाँ की प्राचीनतम जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। मित्रों, प्रश्न ये बन जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी प्राचीनतम सभ्यता, इतनी डेवलप्ड सभ्यता, और सबसे बड़ी बात ये नगरीय सभ्यता कहलाती है, पूर्णतया नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता अपनी सुनियोजित नगर व्यवस्था एवं उत्तम जल निकासी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सुनियोजित नगर व्यवस्था एवं उत्तम जल निकासी के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मित्रों, मैं एक बार पुनः डॉक्टर रामभुवन पांडे आपसे ये निवेदन करता हूं, चूंकि मैं रूरल एरिया से ताल्लुक़ रखता हूं, ग्रामीणांचल से, हमारी इच्छा है कि यहाँ जो ग्रामीणांचल में शिक्षा से वंचित रह जाने वाले, अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो कंपटीशन फेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये थोड़ा सा प्रयास किया है कि कुछ इस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए जाएं, लोगों में ज्ञान बांटा जाए, जिससे वो लाभान्वित हों, जीवन में आगे बढ़ें। इस उद्देश्य से इस प्रकरण की शुरुआत करने का मैं छोटा सा प्रयास किया हूं। पसंद आए मित्रों तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे और पूरा इतिहास कवर करेंगे, पॉलिटिक्स कवर करेंगे, इकोनॉमिक्स कवर करेंगे, ज्योग्राफी कवर करेंगे, मैथमेटिक्स कवर करेंगे, पूरी रीजनिंग कवर करेंगे। मित्रों, अपना सहयोग बनाए रखें, कोऑपरेट करें, साथ दें। आइए देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज पर प्रश्न बन जाता है तो सबसे पहले 1826 ईस्वी में एक अंग्रेज अधिकारी था, चार्ल्स मैसन, जिसने सबसे पहले हड़प्पाई टीलों की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट किया। साथ ही साथ अंग्रेजी सरकार को भी उसने इस हड़प्पाई टीलों से अवगत कराने का प्रयास किया, किंतु उस समय की जो 19वीं शताब्दी ईस्वी की भारत की दशा थी, कुछ इस तरीके से थी कि यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत का उद्देश्य भारतीय कला, संस्कृति, सभ्यता को संरक्षित सुरक्षित करने का नहीं था। उनका मूल उद्देश्य यहाँ व्यापार व्यवसाय करना, यहाँ के धन को निष्कासित करके की अपने यहाँ ले जाना। तो उन्होंने अपने इस प्रकार की कला संस्कृतियों की तरफ बहुत विशेष ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा उस समय, जबकि चार्ल्स मैसन ने उस हड़प्पाई टीले की तरफ ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था, लेख भी लिखा, प्रकाशित करवाए थे इन्होंने। तत्पश्चात इसका व्यापक रूप से जो प्रकरण सामने आता है, जब हमारे यहाँ पुरातत्व विभाग के मित्रों, एक बात याद रखें, पुरातत्व शब्दावली आएगी, हिस्ट्री और आर्कोलॉजी का आपस में अटूट रिलेशन है, अटूट संबंध है। पुरातत्व और इतिहास यूं कहें कि एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आर्कोलॉजी? तो हमारे हिसाब से आप ध्यान दें, पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई कम से कम 100 वर्ष पुरानी, अधिकतम कितनी भी पुरानी वस्तुओं का अध्ययन जहां किया जाता है उसे पुरातत्व कहते हैं। पुरा माने प्राचीन, तत्व माने तत्व, एलिमेंट्स, प्राचीन तत्वों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है, शास्त्र है, वो पुरातत्व है। और उससे इतिहास का डिक्लेरेशन होता है, निर्धारण होता है। इसलिए इतिहास और पुरातत्व एक दूसरे से संबंधित हैं। तो पुरातत्व विभाग की हमारे यहाँ उस समय एक निदेशक बनाए गए थे, सर जॉन मार्शल। मित्रों, जॉन मार्शल, और समय है उस 1921 ईस्वी का,
1921 ईस्वी, और 1921 ईस्वी में, हालांकि इससे पहले एक टाइम आता है 1853 का, लॉर्ड डलहौजी के समय, जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी। यहां तो बंटन बंधु थे जिन्होंने उस हड़प्पाई टीले से बहुत सारे पत्थरों का प्रयोग उस रेल लाइन बिछाने में किया था, और उन्होंने भी इस तरफ ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया था, परंतु उसका कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। जब 1921 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के जो निदेशक थे मार्शल, सर जॉन मार्शल, तो उसी समय इन्होंने हमारे यहां दयाराम साहनी हड़प्पा, उन्नीस 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया, और 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा, उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया, और इसी के साथ 1931 में मजूमदार ने चलबुदड़ों को खोज निकाला, उत्खनन कार्य कराया। तो जब 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, 1931 में जी मजूमदार ने चलबुदड़ो का उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया, तो यहां से जो जानकारी हमें मिली तो पता चला कि ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो, आगे और भी बहुत सारे पुरातात्विक स्थल हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदुदड़ो, नवसारो, भोगवा, कालीबंगा, लोथल, सुतकांगे डोर, सुतकाकोर, सुरतगोई, मुंडी घाट, धौलावीरा, राखी गढ़ी, जितने भी पुरातात्विक स्थल हैं, आगे चल के हम जब इनका उत्खनन कराते हैं, पाते हैं, तो पता चलता है कि सारे के सारे नगर हैं, शहर हैं, नगर हैं, शहर हैं। अर्थात ये सभ्यता पूर्णतया नगरीय सभ्यता के नाम से जानी जाती है। भारतीय इतिहास में इसको प्रथम नगरीकरण की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न तो ये बनता है कि इसका टाइमिंग क्या है, समय सीमा क्या है सिंधु घाटी की सभ्यता का, तो इस पर विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए हैं। जॉन मार्शल कहते हैं कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व इसका समय है। मैके कहते हैं 2800 से 2500 ईसा पूर्व के बीच यह सभ्यता पल्लवित हुई। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच यह सभ्यता पल्लवित हुई। कार्बन डेटिंग कहती है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इस सभ्यता का विकास था, चरमोत्कर्ष पर थी यह सभ्यता। माधुस्वरूप वंश कहते हैं 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का विकास था। अब मित्रों, जिसमें कार्बन 14, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि कार्बन 14 क्या है, उसको बताएंगे। तो ज्यादातर वैज्ञानिकों ने कार्बन 14 की जो डेटिंग है 2350 1750 ईसा पूर्व, इसी को प्रमाणिक रूप से माना गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता का जो उद्भव विकास है। प्रश्न बन जाता है कि यहाँ पर ये जो सभ्यता इतनी डेवलप हुई, इस सभ्यता को डेवलप कराने का श्रेय किसको जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो पुरातत्वविदों ने अन्वेषण किया, खोज किया, तो यहाँ 4 प्रजातियों के लोग पाए गए। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड, भूमध्य सागरी, अल्पाइन और मंगोलाइड। तो अंततः बहुत सारे विद्वानों ने ये मत प्रस्तुत किया
किया कि यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, जिसको मान्यता प्राप्त है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। दूसरी बात, ये अगला पॉइंट यहाँ बनता है कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो इस पर भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र जी कहते हैं कि इस सभ्यता के निर्माता आर्य थे। गार्डन चाइल्ड कहते हैं यह सभ्यता सुमेरियन सभ्यता की देन है। राखादास बनर्जी कहते हैं इस सभ्यता को डेवलप करने का श्रेय द्रविड़ को जाता है। और मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि यह सभ्यता को दस्य और दास ने इसको डेवलप किया, विकसित किया। ये अलग अलग मत है मित्रों। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, यूजीसी नेट में, प्रवक्ता में, टीजीटी में, पीजीटी में, कहीं भी, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंठस्थ रखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, अभी डिस्कशन बाकी है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी चर्चा और करना चाहूँगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं मित्रों। मित्रों, सिंधु घाटी की सभ्यता को ध्यान से देखें। ये डायरेक्शन है पूरब, ये डायरेक्शन है पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। स्थलों के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पूर्वी स्थल, उत्तरी स्थल, पश्चिमी स्थल, दक्षिणी स्थल। तो मित्रों याद रखें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। और सबसे उत्तर में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो पुरातात्विक स्थल है वो है मांडा। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मांडा जो है चिनाव नदी तट पर स्थित है। नदी भी पूछ लेता है कभी कभी, किस नदी तट पर स्थित है मांडा। ये उत्तर में स्थित है, कश्मीर में। दूसरा लगे हाथ दक्षिण देख लें, दक्षिण में दैमाबाद, ये गोदावरी नदी तट पर है। नदी जरूर याद रखेंगे मित्रों। पूर्व में आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर ये हिंडन नदी पर है। और पश्चिम में सुतकांगेडोर ये दास नदी तट पर स्थित है, बलूचिस्तान में। ये चारों दिशाओं में स्थित पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, जहां से क्वेश्चन बनाता है। मित्रों याद रहे कि सिंधु घाटी की सभ्यता कुछ इस तरीके से त्रिभुजाकार में डेवलप्ड है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता विकसित, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता का विस्तार था। मोस्ट पॉइंट इसको याद रखें मित्रों। वर्तमान में यह सभ्यता 3 देशों में विकसित है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो पुरातात्विक स्थल है मुंडीगाग सुर्तगोई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी पाकिस्तान के पुरातात्विक स्थलों को तो आप जानते हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, चलजोरो है, बहुत सारे स्थल हैं। और आपके भारत में खास करके गुजरात प्रांत में सर्वाधिक पुरातात्विक स्थल है, जिसमें इंपॉर्टेंट है धौलावीरा। वो एक एक पुरातात्विक स्थलों की हम चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी के स्थलों की चर्चा करेंगे, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कहाँ से कौन कौन सी बातें हैं, सब पर डिस्कशन होगा। फिर इसके बाद इनका सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, व्यापारिक जीवन, सब पर डिस्कशन होगा। मित्रों आज इतनी सी बातें, ये पहला पार्ट सिंधु घाटी की सभ्यता का है। और इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट में कर लें, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
आज का ये टॉपिक, आज का ये वीडियो मित्रों सज्जनों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।